ठीक है, अभी जितने भी बच्चे हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी तक ट्रायंगल्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, और यदि हम लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने उसी की एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, कुछ बच्चों को शायद अभी भी डाउट है कि लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर दें या रिपीट कर दें, तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो पाइथागोरस प्रमेय वो कब काम आती है? जब हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की या फिर समकोण त्रिभुज की दो साइड पता हो और तीसरी साइड हमें निकालनी हो, यानी कि ये तीनों साइडों के बीच में संबंध बताती है कि तीनों साइडों के बीच में क्या संबंध है। अब कैसे बताती है? मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक है, अच्छा यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमारा राइट एंगल है। ये हमें दिया गया है कि पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री का है या 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये साइड क्या हो जाएगी? ये साइड हो जाएगी कर्ण, ये जो होता है वो आधार होता है, और ये वाली साइड होती है लंब। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो तीनों ही भुजाओं के बीच में एक संबंध बताती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये है क्या है? ये है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि हम इस संबंध के बारे में हमने पढ़ा क्यों? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हमें कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो तो इस संबंध से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसी के आधार पर हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अच्छा अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो करना कैसे है? करना ऐसे है कि पहले ये क्वेश्चन आप सभी को खुद से सॉल्व करना है। हो सकता है किसी के समझ में आया हो सकता है किसी के समझ में नहीं आया हो, लेकिन सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। तो पहले आप कुछ देर कोशिश कर लीजिए, जिस भी बच्चे को समझ में आया है वो बच्चा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। और सभी को आंसर, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है, किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं करना, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी आपको यहां से क्या करना है? यहां से आपको यह पहचानना है पहले कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। अब पाइथागोरस प्रमेय तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस संबंध से आप, यहां क्या नहीं दे रखा, यहां हमें आधार पूछा गया है, आधार गिवन नहीं है। बीसी क्या है? बीसी इस त्रिभुज का आधार है, वही हमसे पूछा है, और वो हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर या पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें ना थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए हम पूरा 1 मिनट वेट करेंगे, और 1 मिनट में ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तब तक क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर ले, इसलिए तब तक बच्चे ये बताएंगे सभी कमेंट में लिख के कि 6 का स्क्वायर कितना होता है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के ये बताएंगे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है? 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6। अच्छा, अगर मैंने पिछली क्लास में बताया था, स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या का 2 बार गुना करना। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों के दो तरह के आंसर आ रहे हैं, कुछ ने बोला है 12, कुछ ने बोला है 36। सभी बच्चे दोबारा से कमेंट करेंगे और बताएंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 6 का यदि मैं 6 में गुणा करूं तो कितना आएगा। हाँ, अगर किसी ने आंसर गलत हो गया किसी का, तो वो अभी सही कर सकता है कमेंट में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात।
6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं एक और स्क्वायर पूछूंगा। एक और स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? मतलब 10 गुना 10 करने पे कितना आएगा? ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए, इसमें कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। 10 गुना 10 करने पे कितना आता है, या 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आपको ये दोनों पता है तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पोल में देना है, किसी को भी कमेंट में नहीं लिखना। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके करेंगे, किसी को भी कमेंट में इसका आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, अभी हम कुछ देर और वेट करते हैं, हम यहां से 30 से 40 सेकंड वेट करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर हम उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब होता है कि हम उस क्वेश्चन को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। हाँ, जैसे हमने साथ में मिलकर ये पता किया ना कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। हाँ, टीना के नाम से जो बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? यस सर। सर जो हमने पिछली क्लास में वो लास्ट क्वेश्चन किया था वो समझ में नहीं आया था। अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है, पहले हम ये समझेंगे, फिर जो लास्ट क्लास में सॉल्व किया था ना एक बार, उसको भी जल्दी से हम रिपीट कर लेंगे। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो हम आगे तभी बढ़ेंगे जब सभी बच्चों का डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप ये कोशिश कर लो इसको सॉल्व करने की, फिर उसके बाद हम पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम पिछले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट के 20 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना चाहता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, देखते हैं कि किस किसने इसका आंसर सही किया था। अच्छा, आप इन तीनों में से ये बता सकते हो कि समकोण कौन से बिंदु पर है? ए पर है, बी पर है, या सी पर है? समकोण किधर है? इस त्रिभुज में कौन से शीर्ष पर समकोण बना हुआ है? हाँ, ये सभी को पता है ना, बहुत बढ़िया, ये सभी को पता है। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, ये बता सकते हो? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब जब भुजा की बात बताओगे तो दो बिंदुओं को एक साथ लिखोगे। अब यहाँ एक ही बिंदु कोई नहीं लिखेगा, दो बिंदु एक साथ आएंगे तभी तो भुजा बनेगी। हाँ जी, कर्ण एसी है, बिल्कुल, हाइपोटेनिस कहते हैं जिसको, या कर्ण कहते हैं, वो एसी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये यहां तक क्लियर है कि सभी को? बताइए जल्दी से, कमेंट में लिख के बताइए। आप जब बताओगे ना तब मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और मुझे कहां से दोबारा से समझाना है। हाँ, अच्छा, ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय तो लास्ट क्लास में पढ़ ही ली थी। क्या थी? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये बार बार रिपीट कर क्यों रहा हूं? ताकि मेरे बार बार रिपीट करने से आपको ये याद हो जाए, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब यहां से एसी कितना है? अच्छा, एसी तो मैं यहां से आसानी से बता सकता हूं कि एसी तो 10 है। ठीक है, 10 का स्क्वायर बराबर, बीसी दे रखा है कि मुझे? नहीं, बीसी तो बताना ही है, तो मैं बीसी को ऐसे की ऐसे लिख देता हूं, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है? ए बी मुझे दे रखा है 6, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने आपको एक तो 6 का स्क्वायर पूछा था, एक 10 का स्क्वायर पूछा था। वो क्यों पूछा था? क्योंकि अब हम क्वेश्चन में उसी को ही यूज करने वाले हैं। कैसे? यहां हमें 10 का स्क्वायर निकालना है, और 10 का स्क्वायर तो हम पहले सीख ही चुके हैं अभी निकालना, कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो मैं 10 के स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 100 बराबर बीसी का स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। जब भी आप ये सॉल्व करो पाइथागोरस प्रमेय को, तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, स्क्वायर ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वर्ग छोड़ दिया, वर्ग या स्क्वायर, तो शायद आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
इसी तरह से 6 का स्क्वायर भी हमने निकाला था। 6 का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर होता है 36 या फिर 36। अब क्या मैं बीसी स्क्वायर को इधर लाके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बीसी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। मैं ये लिख सकता हूं कि जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं जब भी ये बोलता हूं ना साथ में सॉल्व करेंगे, उसका मतलब ये है कि आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आधा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तभी आप सभी को समझ में आएगा। वो ऐसे लिख सकता हूं कि जल्दी से। अच्छा, अभी केवल 5 ही बच्चों ने बताया है, यस लिख सकता हूं। बाकी का डाउट है क्या बाकी बच्चों को? नहीं, आपको ये बताएं समझ में आया कि नहीं। डाउट का नहीं पूछा है मैंने, बस ये पूछा है कि ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, बीसी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। कम समझ आया? अच्छा, यहां तक तो ऐसा समझने का था क्या? आप एक बार अनम्यूट करके बताओगे निकिता दहिया के नाम से कि आपको कहां कम समझ में आया। निकिता दहिया के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो कि आपको कहां कम समझ में, कौन सी चीज समझ में नहीं है आपके। देखो, आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप अपने डाउट्स नहीं बताओगे तो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपके डाउट्स कहां हैं। इसलिए आपको बोल के बताना पड़ेगा कि आपको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको उसको बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। आया नहीं बिल्कुल भी? अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बिल्कुल नहीं आया, कोई बात नहीं। हमें क्या दे रखा था? हमें ये दे रखा था कि जो त्रिभुज एबीसी है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये तो हमें क्लियरली दे रखा है। और मुझे ये पता है कि जो बी है, शीर्ष बी है, उस पर समकोण दे रखा है। अगर ये समकोण है तो मैं एक चीज जानता हूं कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली भुजा कर्ण होती है, ये आधार होती है, और ये लंब है। अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? अगर आपको ये तीनों पता है तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है? यहाँ कर्ण हो गया यहां से एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार हो गया यहां से बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस अभी तो मैंने यहाँ इनके मान रखे हैं। एसी हमें दे रखा है 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इस डायग्राम में से, ताकि आपको एक क्लियरली समझ में आ जाए। एसी क्या दे रखा है हमें? एसी तो हमें यहां से 10 दे रखा है ना, ये एसी 10, तो मैंने बस वही एसी की जगह 10 लिखा है। बीसी, बीसी हमें दिया नहीं है तो मैंने बीसी को बीसी ही रहने दिया है। और ए बी हमें दे रखा है, ए बी हमें दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, तो ए बी को मैंने 6 लिख दिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ 100, बीसी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा है, और 6 के स्क्वायर को 36। अब ये कैसे आया? ये मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि 6 का स्क्वायर क्या होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? निकिता दहिया, आप ये बताइए, अब आपको समझ में आ गया ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या यहां से बीसी निकालना था, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, बीसी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। इसमें काफी बच्चों ने पहले भी यस बोल चुके हैं कि हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो जल्दी से आप 100 में से 36 घटा के बताइए कितना आएगा। 100 माइनस 36 करके बताइए कि कितना आएगा। सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे। बीसी स्क्वायर आएगा ये 64। बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल, सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बीसी स्क्वायर आएगा 64। बहुत बढ़िया, अगर आपका 64 आया है तो। अब आपको क्या बताना है? अब आपको यह बताना है कि जो 64 होता है ना, 64 है, वो कौन सी संख्या का वर्ग है, कौन से नंबर का स्क्वायर है 64, ये बताना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है। अच्छा, 2 तरह के आंसर आए अभी तक। सभी को ध्यान से बताना है कि 64 कौन सी संख्या का वर्ग है। सभी बच्चे बताएंगे? अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितने का मैं वर्ग करूं कि मुझे 64 मिलेगा। जैसे 36 कब मिला था मुझे? जब मैंने 6 का वर्ग किया था। 100 कब मिला था मुझे? जब मैंने 10 का वर्ग किया था। इसी तरह 64 कब मिलेगा? मैं कितने कितने का वर्ग करूं कि मुझे 64 मिलेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। ठीक है, हाँ,
तो आप में से काफी बच्चों का आंसर सही है। आपने बोला है कि 8 का, कुछ ने 16 का बोला है, कुछ ने 4 का बोला है। अच्छा, मैं तीनों का ही देख लेता हूं कि तीनों का आंसर क्या आएगा। मैं इसको पहले यहां से इरेज कर देता हूं। तीनों का देख लेते हैं। 4, 4 का वर्ग क्या होता है? 4 चौके 16। अच्छा, ये तो 16 ही होता है, जबकि मैंने तो आपको 64 पूछा था, मतलब ये तो गलत था। अब कुछ बच्चों ने 8 बताया है, तो 8 का 8 में गुणा करने पर कितना आता है? ये 64 आता है। ठीक है, इसी तरह जब मैं 16 का वर्ग करूंगा तो आप करके देख लेना, ये आपका 256 आएगा, 64 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है हमारा। तो हमारा क्या है आंसर कि 8 का वर्ग करने पे मिलेगा मुझे 64। ठीक है, तो मैं इसको फिर से यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर दिखे, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे मिला बीसी स्क्वायर बराबर 64। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बीसी स्क्वायर बराबर 64 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। यही तो मैंने अभी सीखा था कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। लिख सकता हूं कि मैं बीसी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, क्या किया है मैंने? 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिख दिया है। 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिख दिया है। बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो बस मेरा आंसर अब अगली ही स्टेप में आ गया है। कैसे? कि यदि बीसी का स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बराबर है, यदि बीसी का स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बराबर है, तो बीसी किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए, तो बीसी किसके बराबर होगा? कमेंट में लिख के बताइए। सर, क्वेश्चन और पूछ लो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप ऐसे अनम्यूट करके बता दो आप क्या कह रहे हो। राम देवी के नाम से जो भी बच्चा है। सर ये क्वेश्चन एक बार और दे दो कि जैसे कि हमें समझ आ जाए, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी ना। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं पूरा, फिर हम एक पिछला क्वेश्चन और वो करते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का पिछले क्वेश्चन में भी डाउट था। ठीक है, फिर आपको ओके। आपका भी रिपीट हो जाएगा। सबके सभी बच्चों का रिपीट। हाँ, बहुत बढ़िया। बीसी का क्या आंसर आया है? बीसी आया है हमारे पास 8। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? वापस क्वेश्चन में देखते हैं। हमें तो यही पूछा था शायद कि बीसी की लंबाई बतानी है, और बीसी की हमें निकल चुकी है क्या? हर 8 मीटर। मीटर क्यों है? क्योंकि 6 भी मीटर में दे रखा है और 10 भी मीटर में दे रखा है। अच्छा, 10 को मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे कि ये भी मीटर में ही दे रखा है, 10 भी मीटर में है। तो बीसी हो जाएगा 8 मीटर। अब जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में बता दीजिए। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए। अब तो आंसर है, बस आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन सी सही है, 8 मीटर। इसके सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो जल्दी से बता दे। अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि ये बाद में आप अपनी कॉपी में नोट कर सको। ठीक है, ये सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम एक लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसको रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना। इसमें क्या था, मैं वापस से बता देता हूं कि चित्र जो हमें दिया गया है उसमें हमें एक्स की वैल्यू बतानी थी कि एक्स की वैल्यू क्या है। अब मैं इसको ना डायरेक्ट ही सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चों को तो पता भी होगा। ठीक है, अब ये अगर 12 है, सभी को कमेंट में बताना है, अगर इस जो ये गेट बना हुआ है, अगर इसकी ये ऊंचाई इधर से 12 है, तो ये इधर से कितनी होगी आप बता सकते हो? ये वाली कितनी होगी? कमेंट में बताना है जल्दी से। जल्दी से, ये वाली कितनी होगी? हाँ, ये मुझे ध्यान है पिछली क्लास में भी काफी बच्चों ने इसका सही आंसर किया था। बिल्कुल, ये भी 12 होगी। ठीक है, अच्छा ये 12 हो गई, और ये नीचे 5 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या समकोण त्रिभुज जैसी कहीं आकृति बन रही है। समकोण त्रिभुज जैसी क्यों? क्योंकि मुझे दो साइड पता है ना, दो वो पता है, 5 पता है और 12 पता है, एक्स नहीं पता। तो इसलिए अगर मैं समकोण त्रिभुज बना लूं, और समकोण त्रिभुज ना आपको हमेशा क्लियर दिखना चाहिए। जहां भी समकोण त्रिभुज है वो आपको ऐसे दिख जाना चाहिए, जैसे आपने फिगर देखा कि यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा तो बनना चाहिए। अच्छा, आप ऐसे घरों में ही देख सकते हो ना, आपके घरों में जो भी गेट होता है, दरवाजा होता है, वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है ना हमेशा, क्योंकि जमीन बिल्कुल ऐसे होती है और दरवाजा बिल्कुल सीधे खड़ा रहता है। ये सबको पता है ना कि आपके घरों में भी जो दरवाजा होता है वो आपकी जो फर्श है या जो जमीन है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, या उस पर लंबवत होता है। अच्छा, अगर वो लंबवत होता है तो फिर तो यहाँ पक्का एक समकोण त्रिभुज बनेगा। उसे ही हम बना लेते हैं, जिसकी एक भुजा ये होगी, ठीक है, दूसरी भुजा ये होगी,
हाँ, किसी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेना अपना डाउट प्लीज। और तीसरी भुजा ये एक्स वाली होगी। ठीक है, ये आया समझ में? ये समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा जल्दी से कमेंट में बताते रहिए ताकि मैं इसको जल्दी से सॉल्व करा सकूं। ठीक है, अच्छा, अगर ये समकोण है, ये वाला समकोण है, तो इसका कर्ण कौन सा होगा? कर्ण की लंबाई बता दो। कैसे? कि 12 होगा, 5 होगा या x होगा। अगर ये समकोण है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, ये वाला समकोण है नीले वाला, तो कर्ण कौन सा होगा? किसी बच्चे ने ना अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, प्लीज म्यूट ही करके रखें, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। हाँ जी, अच्छा, नहीं, राम देवी के नाम से जो भी बच्चा है उनको मैं बता दूं कि जो कर्ण होता है ना, वो समकोण के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, तो सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, आपने नहीं दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है समकोण के सामने, तो ये है एक्स। तो मतलब कर्ण है मेरा एक्स। मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय को लिख लेता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अच्छा, आप लंब को भी पहले लिख सकते हो, आधार को भी लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिख सकते हो। पहले का मतलब, अब की बार मैंने यहाँ पहले लंब लिखा है, कभी कभी मैं पहले आधार का स्क्वायर लिखता हूं फिर लंब का स्क्वायर लिखता हूं, तो दोनों का मतलब एक ही है। कैसे? कि आप चाहे 2+5 कर लो, 5 कर लो, या 5+2 कर लो, दोनों का मान एक ही आना है। ठीक है, इसलिए आप पहले चाहे, लेकिन यहां कर्ण होना चाहिए हमेशा। हमेशा कर्ण एक साइड होगा, बाकी लंब और आधार के स्क्वायर एक साइड होंगे, दोनों जुड़ रहे होंगे आपस में। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मुझे ये पता है तो कर्ण कितना है यहां से x, ये तो मैंने पता कर लिया, मतलब ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब मैंने अभी पता कर लिया था, 12। लंब कितनी होती है? जो उसकी ऊंचाई होती है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार है 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से ये बताते रहिए मुझे 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 कीजिए। अच्छा, ये याद है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया है बताइए। संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, आप ना इसको वापस से उस पर क्लिक कीजिए, वो डाउन हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर बताया है। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का तो सभी को याद होगा। हाँ जी, 5 का कुछ दो बच्चों ने लिख भी दिया, 5 का होता है 25। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25। अब मुझे जल्दी से 144 और 25 को जोड़ के बता दो। 5 का स्क्वायर पता है सभी को 25 होता है, ये तो बहुत ही आसान था इसलिए मैंने नहीं पूछा। अब मुझे ये पूछना है आपसे कि 144 और 25 को जब मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा। दोबारा से जोड़िए, राम देवी के नाम से जो भी बच्चा है आप प्लीज दोबारा से जोड़िए, शायद आपका कुछ और आंसर आए। हाँ, इस बार एकदम सही है, सभी बच्चों का सही है। ये आता है 169 या 169। एक्स स्क्वायर 169 है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब सभी बच्चे एक और क्वेश्चन सुनेंगे। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं कि कौन सी संख्या का वर्ग या कौन सी नंबर का स्क्वायर 169 होता है या 169 होता है। जल्दी से कमेंट में बताइए कि कौन सी संख्या का वर्ग 169 होता है। वर्ग का मतलब क्या है? कि उस संख्या का 2 बार गुणा करना। अच्छा, मैंने साथ में लिख लेता हूं। किसी एक बच्चे ने लिखा है 7, किसी बच्चे ने लिखा है 13। अब जो जो भी आंसर आते जा रहे हैं मैं वो लिख रहा हूं यहां, कि मतलब 7 का स्क्वायर। अच्छा, ये ना अभी निकाल के देखेंगे कि कितना कितना होता है इनका स्क्वायर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है ना, क्यों? क्योंकि 7 गुणा 7 करने पे क्या आएगा? 7 7 तो 49, या 7 7 या 49। ठीक है, इसी तरह से जब आप 13 गुणा 13 करोगे तो ये आपका 169 आ जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में भी यही बताया था आपको कि ये आपको याद रखने वर्ग। कहां तक याद रखने? अगर आप 20 तक रख पाओ तो बहुत ही बढ़िया, और अगर 25 तक रख लोगे तो शायद आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। मतलब 20 तक तो आपको रखना ही रखना है। अगर आप 25 तक याद रख लोगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगी मैथ्स, बहुत ही आसान लगेगी। हाँ जी ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। इसका मतलब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर को 169 की बजाय मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 13 का स्क्वायर।
जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्या मैं एक्स स्क्वायर की जगह, सॉरी 169 की जगह 13 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ ठीक है, अच्छा लिख सकता हूं ना, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से यहां से ये बता दीजिए कि यदि एक्स स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए, यदि एक्स स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस साथ नहीं आएगी, नहीं नहीं नहीं, हाइपोटेनियस साथ नहीं आएगी, ये तो आपने डायरेक्ट घटा दिया 12 में से 5, 12 में से 5 डायरेक्ट नहीं घटता ऐसे। जब भी आप समकोण त्रिभुज सॉल्व करो तो डायरेक्ट ही इन जो भुजाओं की लंबाई है उनको डायरेक्ट मत घटाया करो, हमेशा आपका गलत ही होगा, ये डायरेक्ट मत घटाया करो। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि अगर एक्स स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है तो एक्स 13 के बराबर होगा, बिल्कुल सही, एक्स क्या होगा? 13 के बराबर। इसका मतलब एक्स क्या था हमारा? एक्स था यहां से कर्ण। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसमें से सब कुछ मिटा देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अच्छा अब यहां से हमने क्या क्या निकाल लिया, यहां से मुझे इसकी ये वाली लंबाई तो पहले से ही पता थी 12 है, ये 5 है, और एक्स क्या मिला है मुझे? 13, ये मिल गया मुझे 13, मतलब सीडी की लंबाई 13 मिल गई, और एक्स का ही मान मुझसे पूछा था, तो एक्स का मान कितना आया है? 13। ठीक है, ये आया सभी के समझ में? मैंने दोबारा एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व कर दिया है, जल्दी बताइए ये आया सभी के समझ में? ये आया क्या? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बता दीजिए। अभी मुझे उम्मीद है कि किसी का भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट कर दिया है, हमने तरह तरह के क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अगर सभी के समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप सीख ही चुके थे ना, ये वाला क्वेश्चन तो अभी इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो चलिए जिसका आंसर हमारा 8 आया था। ठीक है, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वांग समता आखिरकार होती क्या है। ठीक है, अच्छा आपने ना सर्वांग समता के बारे में सुना जरूर होगा कि सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं या कुछ ऐसा, सर्वांग समता के बारे में सुना जरूर होगा। अभी आप ऐसे सीख जाओगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी हम जैसे उसको समझने वाले हैं ना, फिर आप सर्वांग समता को कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसलिए सभी को ध्यान से समझना है कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसको हम ऐसे उदाहरण से समझते हैं। सभी को पेंसिल दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन पर? सभी को पेंसिल दिखाई दे रही है? एक पेंसिल, सभी बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को। एक पेंसिल हमने कुछ इस तरह से ली है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक और पेंसिल लेता हूं जो कि इसी की तरह दिखती है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों जो पेंसिलें हैं वो एक समान है क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दो पेंसिल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी वो दोनों पेंसिल एक समान है क्या, या एक जैसी है क्या वो दोनों पेंसिल? यस और नो में बताना है। क्वेश्चन ये है कि जो पेंसिल आपको दिखाई दे रही है दोनों, वो दोनों एक जैसी पेंसिलें हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा आपने एक जैसी क्यों बोला इनको? एक जैसी इसलिए बोला क्योंकि दोनों ही पेंसिलों की आकृति भी सेम है। आकृति कैसी है? आकृति इनकी एक पेंसिल जैसी ही है। पेंसिल है तो आकृति पेंसिल जैसी होगी, मतलब आकृति समान है और इनका आकार भी समान है। आकार मतलब इनकी लंबाई और मोटाई भी समान है। ठीक है, आकार भी समान है और आकृति भी समान है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक जैसी पेंसिलें हैं, एक जैसी पेंसिल हैं। ठीक है, ये तो हमने पेंसिल का उदाहरण लिया। ठीक है, सबको समझ में आएगा कि हम ये क्यों समझ रहे हैं। ठीक है, बाद में समझ में आएगा कि हमने इनका उदाहरण क्यों लिया है। बस मैं इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि ये दोनों पेंसिल एक जैसी क्यों है, क्योंकि इनकी आकृति भी समान है और आकार भी समान है। ठीक है, अब मैं एक और उदाहरण पूछता हूं कि जो दो किताब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है क्या वो भी एक समान है क्या, एक जैसी किताबें हैं क्या? जल्दी से बताइए। अच्छा अभी के लिए ना कलर भूल जाना, कलर की बात नहीं कर रहे हैं हम, हो सकता है कलर किसी को चेंज दिखे, तो रंग की बात नहीं कर रहे हैं, बस आप ये बताओ ये एक जैसी दिख रही है कि वैसे? हाँ ये भी दिख रही है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी एक जैसी हैं, एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति भी समान है। आकृति कैसी है इनकी? एक किताब की तरह है, क्योंकि ये किताब ही है तो आकृति किताब की तरह होगी। आकृति भी समान है और आकार भी। आकार क्या है अब इनका? इनकी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, मतलब
एक इनकी ये वाली लंबाई और ये वाली जो होती है वो मोटाई और ये चौड़ाई, ये मुझे दोनों ही किताबों में समान दिख रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि इनका आकार भी समान है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों वाक्यों से या इन दोनों कथनों से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों किताब समान हैं या एक जैसी किताबें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको यहाँ 4 अलग अलग डायग्राम्स दिख रहे होंगे, भी चारों पे ध्यान नहीं देना, पहले आपको इन दोनों पे देना है। क्या ये दोनों टेबल जो दे रखी है वो एक जैसी है क्या? जो दोनों टेबल दे रखी है वो एक जैसी है क्या? जो आपको दोनों टेबल या फिर मेज बोलते हैं इनको, ये आपको एक जैसी दिख रही है क्या? कलर पे नहीं जाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कि इनका कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो इस वाली टेबल से अलग है। क्या है? वो इस वाली टेबल से अलग है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है ना, ये दोनों अलग हैं। अलग क्यों है? क्योंकि इनके आकार भी अलग हैं, आकार भी अलग हैं और इनकी आकृति भी अलग है, क्योंकि ये टेबल अलग प्रकार की है और ये अलग प्रकार की, या फिर ये कह सकते हैं आकृति फिर भी सेम कह सकते हैं, लेकिन आकार अलग है। आकार तो अलग है क्योंकि इनकी मेजरमेंट या लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, ये भी आपने सही बताया। अब बात आती है इन कुर्सियों की। ठीक है, 2 कुर्सी दिख रही होंगी। अब मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि ये दोनों कुर्सी एक जैसी हैं या नहीं, ये बताओ। ये नहीं, एक जैसी नहीं, सुनो, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कुर्सी एक समान है क्या? एक समान है क्या ये दोनों कुर्सियां? यहां आपके मुझे पता है 2 तरह के आंसर आने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये दोनों कुर्सी एक जैसी हैं क्या? हाँ, मैं लास्ट 10 सेकंड और वेट करूंगा, तब तक आप सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये एक जैसी दिख रही है क्या। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं ताकि मैं अच्छी तरह से इस पर लिख सकूं। ये दोनों कुर्सियों की बात हो रही है, ये एक जैसी है क्या? हाँ ठीक है, एक जैसी हम ठीक है, अब कोई नहीं लिखेगा। हाँ, मुझे पता है कि 2-3 बच्चों ने बोला है कि हाँ एक जैसी है, बाकी बच्चों ने बोला है कि नहीं एक जैसी नहीं है। ठीक है, अब ना मैं ऐसे अलग अलग करके देखता हूं। एक जैसी का मतलब क्या है कि उनकी आकृति भी एक समान होनी चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए। तो इनकी आकृति तो दोनों की कुर्सी जैसी ही है, मतलब आकृति तो समान है इनकी। ठीक है, क्योंकि ये भी कुर्सी है और ये भी सेम टाइप की कुर्सी है। लेकिन जब मैं आकार की बात करता हूं, जब मैं इसके साइज की बात करता हूं, तो ये आकार में बड़ी है और ये आकार में छोटी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नंबर 1 या हम जो भी बच्चा बता रहा है उसने इसको नंबर 1 माना है और इसको नंबर 2 माना है, वो क्या कह रहा है कि 1 नंबर की है वो बिग है या बड़ी है और जो 2 नंबर की है वो छोटी है। मतलब आकार असमान है, समान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुर्सियां अलग अलग हैं, कुर्सियां एक जैसी नहीं हैं, कुर्सियां भी अलग हैं। ठीक है, ये कुर्सियां अलग हैं, ये आया समझ में? अब मैं मेन पॉइंट पर आने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों बता रहा था। पहले मैंने आपको पेंसिल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको किताब के बारे में बताया, फिर मैंने आपको टेबल के बारे में बताया और लास्ट में कुर्सी के बारे में। ये मैंने इसलिए बताया, इन सारी चीजों को तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते ही हो, डेली लाइफ में या डे टू डे की लाइफ में देखते ही हो कि आपने पेंसिल देख ली, किताब देख ली, ये सारी चीज। अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, त्रिभुज पर। ठीक है, क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब जो भी अभी तक हमने सीखा उसको हम त्रिभुज से जोड़ के देखते हैं। अब मुझे ये बताइए, कलर को भूल जाना, कलर को भूल जाना, अगर मैं कलर को भूल जाऊं तो क्या ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, क्या ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं? एक जैसे या एक समान है क्या? सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया क्या? हाँ, सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया और सभी बच्चे बोल रहे हैं कि ये दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ये वाली लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की ये वाली लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह इस त्रिभुज की ये वाली लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की ये वाली लंबाई 3 सेंटीमीटर है।
मतलब तीनों भुजाओं को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तीनों भुजाओं की तुलना कर सकते हैं, और तुलना करने पर हम पाते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में मैच कर रही है या आपस में बराबर है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो त्रिभुज एबीसी है वो और त्रिभुज पीक्यूआर है वो एक जैसे त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि मुझे आकृति तो वो एक जैसी दिख रही है, आकृति तो ये वाली और ये वाली एक जैसी दिख रही है। डाउट कहां था? आकार पे। अब आकार के लिए तीनों साइड की लंबाइयां मेरे पास लिखी हुई हैं, 4, 2 और 3, और यहां भी 4, 2 और 3। ठीक है, अब ये त्रिभुज एक जैसे हैं। एक जैसे त्रिभुज को ही गणित में हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। समझे कि एक जैसे जो त्रिभुज होते हैं जिनकी आकृति भी समान होती है और आकार भी समान होता है, उसे हम गणित में सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आगे अब हमेशा ध्यान रखोगे ना, जब भी आप सर्वांग सम सुनोगे मतलब एक जैसे त्रिभुज। हाँ जी, रवीना के नाम से जो बच्चा है, हाँ बताइए। रवीना के नाम से जो बच्चा है उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा, आप नहीं बताओगे, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, यहां से हमने क्या सीखा कि ये त्रिभुज एक जैसे हैं और गणित में हम एक जैसे त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। मतलब अब हम सर्वांग समता या त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में सीखने वाले हैं। अच्छा, इस वर्ड को या इस शब्द को, ठीक है कोई बात नहीं, आपने हैंड रेज किया था मैंने इसलिए पूछा। इस वर्ड को यदि मैं तोड़ तोड़ के देखूं ना तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब है सर्वांग समता को मैं लिख सकता हूं सर्व प्लस अंग प्लस सम, सर्वांग सम। ठीक है, सर्व का मतलब क्या हो गया? सर्व का मतलब हो गया सभी। अंग मतलब उसकी भुजाएं कह लो या कोण कह लो। ठीक है, अंग का मतलब चाहे तो उसकी भुजाएं कह लो या कोण कह लो, तो मैं अभी के लिए उसको भुजाएं बोल रहा हूं। ठीक है, सभी भुजाएं, सम मतलब समान। ठीक है, अब यहां भुजाएं भी हो सकती है या कोण भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब समझोगे ना, हमेशा याद रखोगे ना, मतलब सभी भुजाएं समान है और सभी कोण समान है, तभी हम त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप सुनोगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है तो वहां कम से कम 2 त्रिभुज होने चाहिए, तभी तो हम तुलना कर सकते हैं ना कि वो सर्वांग सम है, मतलब उसके सभी अंग समान हैं। हाँ, यह है समझ में कि त्रिभुज की सर्वांग समता हम कैसे चेक करते हैं और ये कैसे त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, ये आया ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब गणित में कहते तो इसे सर्वांग सम है, तो मैं हमेशा क्या ऐसे लिखता हूं क्या कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। अगर मैं हर बार ऐसे लिखने लगा तो एक तो वो, तो हर चीज का क्या होता है गणित में ना, एक वो होता है निशान होता है, एक चिन्ह होता है। ऐसे ही सर्वांग समता का भी एक चिन्ह होता है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम इसको कुछ इस तरह के चिन्ह से डिनोट करते हैं। कैसे? कि यदि ऐसे लिखा हो कि एबीसी और ऐसे 2 निशान और ऊपर से इस तरह का निशान, ठीक है, ये होता है पी क्यू आर। इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर है वो सर्वांग सम है। ये ध्यान रखना, ये है सर्वांग समता का निशान या कॉन्ग्रुएंसी का निशान, सर्वांग समता। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ रही है ना तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपको कॉन्सेप्ट ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, यहाँ एक और छोटा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है वो और समझेंगे। सर्वांग समता सभी को समझ में आ गई ना कि हम सर्वांग समता की कैसे पहचान करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं गणित में। गणित में जैसे हम प्लस को, वो जोड़ने को कैसे लिखते हैं, 2 + 3 ऐसे लिखते हैं ना जोड़ने को, उसके लिए भी तो हम एक निशान बनाते हैं। इसी तरह से सर्वांग समता के लिए भी इस तरह के निशान बनाते हैं कि ये वाला त्रिभुज, अच्छा इसके सामने मैंने त्रिभुज नहीं बनाया, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। अच्छा, संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को प्लीज आप म्यूट कर लो, आपकी तरफ से ना डिस्टरबेंस आ रहा है, आप म्यूट कर लो अपने आप को। संदीप कश्यप के नाम से जो बच्चा है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए हम सर्वांग समता को थोड़ा और आगे या थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहां हमने क्या बोला कि ए बी और पी क्यू बराबर था और बी सी और क्यू आर बराबर था एंड ए सी और पी आर बराबर था। इसलिए हमने बोला इस तरह से गया मैं, इसमें ए बी सी इस तरह से गया ना तब, और इस त्रिभुज में गया मैं इस तरह से पी क्यू आर, तब मैंने बोला कि ये बराबर है। ठीक है, अब मैं एक और उदाहरण आपको बोलता हूं,
मैं इससे के लिए क्या करता हूं, एक नया पेज लेके आपको दो त्रिभुज बना के दिखाता हूं कि मान लो एक त्रिभुज तो कुछ ऐसा है, एक त्रिभुज तो ये है, दूसरे त्रिभुज को मैं नीले रंग से बना देता हूं। ठीक है, हाँ अभी इसको मान लेना था कि ये दोनों त्रिभुजाकार आकृतियां हैं। ये मान लो ये वाला त्रिभुज है एबीसी, ये वाला त्रिभुज है एक्स वाई जेड, त्रिभुज के नाम है। अब मान लो कि त्रिभुज ये है ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर और ए सी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड में क्या है, एक्स वाई जेड में ये 6 सेंटीमीटर है और वाई और जेड क्या है, वाई और जेड 5 सेंटीमीटर है और एक्स और जेड 4 सेंटीमीटर है। मैंने इनकी यूनिट्स भी लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं क्या? कमेंट में जल्दी से बताइए कि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं क्या? अभी तो बस क्वेश्चन ये है कि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया, एक बच्चा शायद कंफ्यूज हो गया था। हाँ ये एक जैसे, एक जैसे क्यों है? क्योंकि दिखने में तो त्रिभुज के जैसे ही है। अब यदि मैं आकार की बात करूं तो ये 6 है, ये 6 है, मतलब ये बराबर है। ये 5 है, ये 5 है, मतलब ये बराबर है। ये 4 है, ये 4 है, मतलब ये भी बराबर है। ठीक है, अब मैंने कैसे नाम दूंगा इनको कि पहले एबीसी, यदि मैं त्रिभुज एबीसी के सर्वांग सम पूछूं कौन सा त्रिभुज होगा, ये ध्यान से रखना है आपको, यहां से समझना है कि यदि मैं त्रिभुज एबीसी इधर लिख दूं, ठीक है, और मैं इधर सर्वांग सम का निशान लगाऊं तो इधर त्रिभुज पी क्यू आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं एबीसी पे गया तो एबीसी पे मैं ऐसे गया था, यहां से यूं, ठीक है, लेकिन जब मैं इस तरह से जाऊंगा, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी है, ये वाली 5, ये है 5 के बाद कौन सी है, ये 4, तो 5 के बाद 4, तो इसमें मैं यूं जाऊंगा। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट होगी वाई से, ये एक्स से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपको समझना है, क्योंकि ए बी भुजा, यहां से जो ए बी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब पहले दो वो बिंदु आएंगे जो 5 सेंटीमीटर में आते हैं, और 5 सेंटीमीटर में कौन कौन से आ रहे हैं, वाई और जेड, इसलिए हम यहां लिखेंगे वाई जेड। इसके बाद क्या आया है, इसके बाद आया बीसी। बीसी यहां क्या है, बीसी है 4 सेंटीमीटर वाली, और यहां 4 सेंटीमीटर वाली कौन सी है, एक्स जेड या जेड एक्स, तो वाई जेड एक्स। ठीक है, यहां से जो त्रिभुज एबीसी के सर्वांग होगा वो होगा त्रिभुज वाई जेड एक्स। ये समझ में आया, त्रिभुज एबीसी के जो सर्वांग होगा वो होगा त्रिभुज वाई जेड और एक्स। हाँ, खुशबू के नाम से जो भी बच्चा था उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया था, बिल्कुल सही आंसर था आपका। ठीक है, ये आया ना सभी के समझ में कि हम कैसे देते हैं? ध्यान रखना है, यहां आपको अगर ये दे रखा हो ए बी सी सर्वांग सम है एक्स वाई जेड के, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये त्रिभुज वाई जेड एक्स के सर्वांग सम है, ना कि एक्स वाई जेड के। तो अब यहां से हम एक और चीज सीखे कि त्रिभुज का नाम हमेशा हमको ध्यान से रखना है, क्योंकि अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि इस त्रिभुज का नाम चाहे एक्स वाई जेड कह लो चाहे वाई जेड एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। लेकिन यहां हमने क्या सीखा कि नहीं, सब हमेशा वो एक ही बात नहीं होती। ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला गलत है। गलत क्यों है? कि ये एक्स वाई जेड के सर्वांग सम नहीं है। इसलिए जब भी आप सर्वांग समता का निशान लगाओ तो त्रिभुज का जो नाम है, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन पूछ ले, हाँ ये बढ़िया है, क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। त्रिभुज का जो नाम है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब आगे क्वेश्चन ही पूछेंगे, घबराओ मत। ये पहले ये बता दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ये हालांकि थोड़ा सा लंबा खिंच गया है पर कोई बात नहीं, मेन उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए, लंबा चाहे वो कितना भी खिंच जाए। हाँ, अगर ये आपके समझ में आया है तो अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए खुद को भी कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपके समझ में आया है तो ये जैसे मैंने अभी बताया था ना, उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि मान लो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि ए और पी एक जैसे हैं, क्योंकि सबसे पहले ए और पी है, मतलब ए और पी आपस में तुलना कर सकते हैं। उसके बाद बी, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, बी और क्यू, मतलब बी और क्यू इन दोनों की हम एक जैसे तुलना कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, सी और आर, तो सी और आर की एक जैसे हम तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम भुजाओं से सीखते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर बराबर है ना,
तो यहां से हम ये कहेंगे कि स्टार्टिंग के दो बोलो ए बी, मतलब ए बी भुजा बराबर है इसके पी क्यू के। ध्यान रखना है दोनों के मैंने स्टार्टिंग के दो अक्षर लिए हैं, इसका ए बी लिया है, इसका पी क्यू लिया है, मतलब ए बी ये और पी क्यू ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं अब यहां से अगले दो ले लेता हूं। अभी मैंने स्टार्टिंग के दो लिए थे, अब मैं अगले दो लेता हूं। अगले दो क्या है, बीसी बराबर होगा क्यू आर के। अब बीसी कहां है, बीसी ये वाला है, मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी क्यू आर के। ठीक है, अब एक ही बची है तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगी। ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है, और यही यहां लिख रहा है, ए सी कह लो चाहे उसको सी ए कह लो, इनको तो आपस में बदल सकते हैं, चाहे इसको ए सी बोल लो चाहे सी ए बोल लो। तो ए सी बराबर है पी आर के, तो सी ए बराबर है आर पी के, इसको कैसे बोल सकते हो। ये आया समझ में, ये आया, वैसे ये समझ में अभी आ ही गया होगा। इसी तरह से कोण भी बराबर होते हैं, यहां से आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे पहला क्या है, पहला ए है, ए बराबर है पी के, तो कोण ए वाला जो कोण है वो कोण पी के बराबर होगा। हाँ, अभी तक मैंने कोण की बात नहीं की थी, इसलिए आपको कोण का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ कोण ए और इधर क्या है कोण पी, तो ये दोनों बराबर होंगे। दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ है बी और इधर है क्यू, मतलब कोण बी और कोण क्यू भी बराबर होंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है सी, तीसरे नंबर पे इधर सी और इधर है आर, मतलब कोण सी और आर बराबर होंगे, कोण सी और आर बराबर होंगे, यही यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या। ठीक है, अब ना मैं ऐसे पूछ लेता हूं आपसे एक क्वेश्चन, यहां से एक और पेज ऐड करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसा है कुछ। ठीक है, सभी को मैं क्या दोनों के नाम लिख रहा हूं, इसके मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है पी क्यू आर, और इसका नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैंने लिख दिया, मान लो पी क्यू आर है 2, क्यू आर है 3 और पी आर है 4। इकाई आप कुछ भी मान लो, इसकी यूनिट सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, उसका अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी ये सर्वांग क्षमता को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो और एक्स वाई को मैंने क्या लिखा है, एक्स वाई मैंने 4 लिख दिए, जेड वाई 3 लिख दिया और एक्स जेड 2 लिख दिया है, ये सभी को दिख रहा है। अब आपको ये बताना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो किसके सर्वांग सम है। ठीक है, ये आपको सभी को कमेंट में बताना है कि त्रिभुज पी क्यू आर, उसका नाम बताना है। देखो ये दोनों तो दिख रहे हैं हमें कि ये सर्वांग सम तो हैं, क्योंकि 2 3 4 इधर है, 2 3 4 ही इधर है, तो ये सर्वांग सम तो हमें क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट नाम बताना है कि त्रिभुज पी क्यू आर किसके सर्वांग सम है। कमेंट में बता सकते हैं सभी बच्चे, कमेंट में बता सकते हैं सभी बच्चे। कमेंट में बता सकते हैं सभी बच्चे। अभी ना आपने क्या किया है, आपके किसी फ्रेंड ने बस एक रिप्लाई कर दिया है, इसलिए आप सभी उसी का रिप्लाई करने लग गए हैं। शायद काफी कम बच्चों ने ना इसका आंसर सोचा होगा। अच्छा ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। अभी दोबारा से सब कोशिश कीजिए। आपको क्या बताना है, पी क्यू आर बताना है कि पी क्यू आर किसके सर्वांग सम है। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है, इसलिए सभी को ध्यान से देखना है कि आपने कहां गलती की है, ये बताना है। आप सभी को खुद से सोचना है कि आपने कहां गलती की है। अभी किसी को भी आंसर बोलना नहीं है, सभी को कमेंट में लिखना है। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है, इसलिए सभी बच्चों को ना ध्यान से देखना है अपना आंसर कि क्या होगा। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। अच्छा, मैं ना यहां आंसर लिख लेता हूं कि आपके क्या क्या आंसर आए हैं। सबसे पहले आया था जेड एक्स वाई, उसके बाद आया था एक्स जेड वाई, इसके बाद आया है जेड वाई एक्स, इसके बाद आया है
हाँ ये आंसर है, जेड वाई एक्स, एक्स जेड वाई भी हो गया, एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स वाई जेड भी है किसी बच्चे का आंसर, एक्स वाई जेड। ठीक है, और बताइए आपका और किस किस का आंसर क्या आ रहा है? 4 आंसर आ रहे हैं। अब आप देख लेना कि आपने कौन सा आंसर किया, मैं बस चारों को बता दूंगा, चारों में से कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। अब सही तो केवल एक ही हो सकता है, तो बाकी के 3 गलत होंगे। जेड एक्स वाई लिखा है किसी ने, हाँ जेड एक्स वाई भी मैंने यहां लिख लिया। अच्छा मुझे भी नहीं पता इनमें से कौन सा आंसर सही है, इनमें से मुझे भी नहीं पता कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, टाइम हो गया है, वैसे भी 10 सेकंड हो चुके हैं, मैंने 10 सेकंड बोले थे। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां से क्या था, पी क्यू, पी क्यू था 2 सेंटीमीटर। अब इसमें दो कौन सा है, जेड एक्स, मतलब पहले हमें जेड एक्स लेना है। ठीक है, जेड एक्स, जेड एक्स लो या एक्स जेड लो, पहले कोई सा भी ले लो, क्योंकि ये दोनों ही 2 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, अच्छा दो तो आई गए, अब तीसरा और आना, या तो जेड एक्स वाई होगा या एक्स जेड वाई होगा। यहां से मैंने कैसे सीखा, मैंने ये सीखा कि या तो ये जेड एक्स के बराबर है ना पी क्यू, तो या तो जेड एक्स होगा या एक्स जेड होगा, क्योंकि ये दोनों 3 है। अब तीसरा सीट बच गया यहां से वाई, तो मैंने दोनों में वाई जोड़ दिया, इधर वाई जोड़ने पे जेड एक्स वाई आया, इधर वाई जोड़ने पे एक्स वाई एक्स जेड वाई आया। अब ये दोनों सही नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब ये दोनों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि एक ही तो उसके सर्वांग हो सकता है ना। तो जेड एक्स वाई मतलब या तो ये सही हो सकता है और एक्स जेड वाई या ये सही हो सकता है, ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। अब इनमें से देखना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे कि स्टार्टिंग के दो तो मिल गए, स्टार्टिंग के दो क्या मिल गए कि जेड एक्स ले लिया चाहे एक्स जेड ले लो। ठीक है, ये दो तो मिल गए क्योंकि ये पी क्यू के बराबर है। अब अगला क्या है, अगला है इसमें क्यू आर, क्यू आर है 3, और यहां 3 क्या है, यहां 3 है जेड वाई, यहां 3 है जेड वाई, और जेड वाई लास्ट में किस में आ रहा है, जेड वाई लास्ट में इसमें आ रहा है, इसमें लास्ट में एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई तो 4 है ना, जबकि क्यू आर 3 है, तो ये तो क्यू आर के बराबर होना चाहिए, और क्यू आर के बराबर है जेड वाई, इसलिए ये होगा सही आंसर हमारा एक्स जेड वाई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो एक्स, त्रिभुज एक्स जेड वाई के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ये गलत क्यों है, क्योंकि जब मैंने दूसरे और तीसरे उसको लिया एक्स वाई को, और पी क्यू आर में दूसरे और तीसरे को लिया, ये 3 था लेकिन एक्स वाई 4 था। ठीक है, अच्छा अभी ना काफी बच्चों ने कुछ और आंसर्स और दिए थे ना, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें से कैसे गलत है उनके आंसर। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला है जेड वाई एक्स, तो मैं पहले जेड वाई लेता हूं। जेड वाई क्या है, जेड वाई 3 है, जबकि पी क्यू तो 2 था ना, तो पहले तो पी क्यू वाला आना चाहिए, मतलब पहले तो एक्स जेड या जेड एक्स आना चाहिए, तो ये तो जेड वाई तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में एक्स वाई कितना है 4, ठीक है, जबकि पी क्यू में पी क्यू कितना था 2, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 2 आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि केवल एक ही आंसर चाहिए, त्रिभुज एक्स जेड वाई। तो टीना दैया के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बाद में अपना आंसर सही कर लिया था, एक्स जेड वाई उन्होंने दे दिया था, और किसने दिया एक्स जेड वाई, टीना दैया के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी, और एक रमेश दैया के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने भी एक्स जेड वाई इसका आंसर दिया है। ठीक है, अब आप जल्दी से कमेंट में बताइए, ये आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हम सर्वांग सम लिखते हैं। सभी बच्चे, अगर किसी का छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि आज की क्लास बस हम यही खत्म करते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। रामदेवी के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप हाँ म्यूट कर लो अपने आप को, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। रामदेवी के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला है रिपीट कर दो, ठीक है, वैसे भी क्लास खत्म हो गई है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया था। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं पूरे इसको, ताकि ये आपको थोड़ा सा साफ दिखे। ठीक है, मैंने ये पूछा था आपसे कि इसका आंसर क्या होगा, मैं इसको भी हटा के, ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे। यहां पी क्यू क्या है, अच्छा ये भी मैं इरेज करके ना वापस से लिख देता हूं, ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको। पी क्यू हमें 2 दे रखा था, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये 2 था और ये 2 था। ठीक है, अब मैं वापस से यदि देखूं तो मुझे क्या पी क्यू आर के सर्वांग सम देखना था। पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू है 2, मतलब पहले पी 2 वाली भुजा आएगी, और इधर 2 क्या है, जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, या तो एक्स जेड आएगा पहले या जेड एक्स आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो मैं तीसरा वो देख लेता हूं। तीसरा मतलब
लास्ट के 2 उनको लेके देख लेता हूं। क्यू आर क्या है, क्यू आर कितना है इसमें, इसमें है 3, और इधर 3 क्या है, इधर है 3 जेड वाई। मतलब मैं अगर इसमें एक वाई और ऐड कर दूं दोनों साइड, तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरी भुजा आएगी एक्स वाई, जबकि इसमें आई है जेड वाई। तो इसलिए एक्स जेड वाई इसका सर्वांगसम त्रिभुज होगा। रुखसाना के नाम से जो बच्चा, जल्दी से बताइए, आपके आया ना समझ में? रिपीट मैंने जल्दी से कर दिया है, क्योंकि अब इतना डिटेल में समझाने की शायद जरूरत नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब अगर किसी का और का डाउट हो तो आप प्लीज अपने डाउट पूछ लो, बाकी क्लास आज की यहीं तक थी। तो आज टाइम भी हो चुका है 6:30। आपके सभी के समझ में आया ना? बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। सभी के समझ में आया ना? किसी को भी डाउट नहीं रखना है, डाउट है तो इसी क्लास में पूछना है, क्योंकि अगली क्लास में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, अगर आप सभी के समझ में आ गए तो ओके ओके, ठीक है।